नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो के अंदर हम अन्ना अरेंट के वेनेलिटी ऑफ इविल के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वेनेलिटी ऑफ इविल्स का जो कॉन्सेप्ट है अन्ना अरेंट का, ये बुक्स के अंदर बहुत ही बड़ा चढ़ा के पेश किया गया और प्राय स्टूडेंट को समझने में इसको बहुत प्राय कठिनाइयाँ रहती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि अन्ना अरेंट के जो वेनेलिटी ऑफ इविल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने अन्ना अरेंट के ये विचार को जान लिया है कि राइज ऑफ टोटलिटेरिज्म की जो रिजीम्स है, जो उसका राइज होता है किस कारणों से होता है। और फिर जो अन्ना अरेंट का जो दूसरा कॉन्सेप्ट था लेबर वर्क एंड एक्शन के बारे में, जिसके अंदर वो मानव जीवन की 3 क्रियाएं बता रही है और जो सबसे सर्वोच्च क्रिया है वो है एक्शन को मान रही है। इस रिपोर्ट का ना अन्ना अरेंट जो बैलिटी ऑफ इविल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम दुष्टता का साधारीकरण, ठीक है, जो दुष्टता का साधारीकरण के बारे में अपने विचार दे रही है। और ये जो रिपोर्ट अन्ना अरेंट के द्वारा एक चर्चित बुक भी लिखी गई है। इस बुक की बहुत अधिक बाद में क्रिटिसाइज हुआ, जिस बुक का नाम था ईच मैन इन जेरूसलम आ रिपोर्ट ऑन वेनेलिटी ऑफ इविल के बारे में लिखा गया था। और ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रहने वाला है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत समझना बहुत जरूरी है। जो बेनेलिटी था, एक बेनेलिटी का मतलब होता है एक साधारणीकरण, या इविल्स का मतलब होता है एक दुष्ट या राक्षस किस्म का आदमी। कि आपका जर्मनी के अंदर हमें मालूम कि 1933 से 1945 के बीच क्या हिटलर का शासन था, और हिटलर यहूदियों से बहुत अधिक नफरत करता था। वहाँ पे रेस के आधार पे लोगों को मारा जा रहा था। हिटलर, एडोल्फ हिटलर का एक अधिकारी था जिसको यहूदियों को चुन चुन मारने का आदेश दिया गया था, या यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप के अंदर भेजने का आदेश दिया गया था। उसका नाम था ईचमैन। ईचमैन सिर्फ अपना काम कर रहा था। और ईचमैन पर जो 1945 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, हिटलर खत्म हो जाता है, उसके बाद ईचमैन लंबे समय तक वहां से भाग के कहाँ चले जाता है, अर्जेंटीना चले जाता है। और लगभग उसने 15 साल अलग अलग किस्म की नौकरी की। और ईचमैन जो था एक बहुत ही सिंपल लाइफ या साधारण लाइफ या ऐसी लाइफ जी रहा था कि हमें उससे ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसने मानवता के खिलाफ या यहूदियों के खिलाफ इतना बड़ा घिनौना अपराध कर दिया हो। ईचमैन पे ये जुर्म था, या उस पे ये आरोप था कि ईचमैन ने 1933 से 1945 के बीच लगभग 60 लाख यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप के अंदर भेजने का काम किया या मारने का काम किया। अब सोच के देखिए, अन्ना अरेंट ने इस पे एक रिपोर्ट लिखी। अन्ना अरेंट ये बोल रही कि जब मुझे ये मालूम हुआ कि ईचमैन ने 60 लाख यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप के अंदर भेजा, या उसने मानवता के खिलाफ घोर अपराध किया, तो मैं ये मान के बैठी थी कि वो तो कोई दुष्ट किस्म का आदमी होगा, वो एक ऐसा दानव होगा, वो कोई देखने में ही ऐसा होगा कि 60 लाख, समझ सकते हैं ना, कि जिसने 60 लाख व्यक्तियों को मारा हो, मानवता का इतना बड़ा अपराधी हो, उसके बारे में हमने तो जिस हिसाब से सोचा था कि वो तो एक दुष्ट होगा। परंतु अन्ना अरेंट ने बाद में उसका एक इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में अन्ना अरेंट ने ये पाया कि ईचमैन तो एक साधारण सा व्यक्ति लगता है, जैसे हमारे पड़ोस का कोई व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहा है। और कुछ समय बाद हमें ये मालूम होता है कि उस व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो कि क्या है, हमारे सोचने समझ से भी परे था। हमारी जो सोच उसके बारे में थी उससे सोच से परे था, और उसने मानवता के खिलाफ बहुत ही कोई घिनौना अपराध कर दिया है। तो हम क्या अपने आप में चौंक जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, हम क्या है आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो ये जो अन्ना अरेंट की रिपोर्ट है ईचमैन के ऊपर रहती है। जो ईचवेन था 1900, हमने पहले ही जिक्र करा, 1933 से 1945 के बीच जर्मनी के अंदर जब नाजी का शासन हुआ, एडोल्फ हिटलर उसका तानाशाह बना, सर्वाधिकारवादी बना। तो सर्वाधिकारवादी राज्य कैसे बनता हो तो हमने अन्ना अरेंट के पहले वाली वीडियो में समझ ही लिया है। यदि आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा जिसमें अन्ना अरेंट ये समझाने की कोशिश कर रही है कि एक राज्य के अंदर सर्वाधिकारवादी शासक कैसे पैदा होता है, तो आपने उस वीडियो को आप जरूर समझ लें। अन्ना अरेंट ये कहता कि एक जो हिटलर था, एडोल्फ हिटलर था, जर्मनी के अंदर एक सर्वाधिकारीवादी था, और जो उसको यहूदियों से बहुत अधिक नफरत थी।
और यहूदियों को मारने के लिए मतलब जहाँ जहाँ एडोल्फ हिटलर का शासन स्थापित होता गया, वहाँ वहाँ पे एडोल्फ हिटलर ने चुन चुन के यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। और इस कार्य के लिए जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया था या जिस अधिकारी को उसने एडॉप्ट किया था, उसका नाम था ईचमैन। ईचमैन तो सिर्फ उसके आदेशों का पालन कर रहा था। ईचमैन का कोई मतलब यहूदियों से किसी भी तरह की नफरत की या दुश्मन की उसकी कोई ऐसी भावना नहीं थी। अन्ना अरेंट ने इस पे ही अपनी क्या एक रिपोर्ट दर्ज की है। और 1945 में जब हिटलर का नाजी का जो शासन जर्मनी के अंदर खत्म हो जाता है, उसके बाद जो ईचमैन है वो लगभग 15 साल के लिए अर्जेंटीना चले जाता है और अर्जेंटीना के अंदर अलग अलग किस्म की वो नौकरी करता है और एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत करता है। 1948 में जब इजराइल का गठन होता है और इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने ये माना कि दुनिया का अंदर कोई भी यहूदी यदि वो इजराइल आना चाहे तो इजराइल जो राज्य है उनको आसानी से इजराइल की नागरिकता धर्म के आधार पर देने का काम करेगा। इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है जो बहुत ही दुनिया के अंदर अपनी खुफिया गतिविधियों करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है मोसाद। मोसाद ने ईचमैन को 1959 के अंदर दबोच लिया और उसको इसराइल लाया गया और उसके बाद उसके ऊपर ट्रायल किया गया। अन्ना अरेंट उसके बाद भी इसराइल चले गए और उस व्यक्ति का एक इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में अन्ना अरेंट ने यह पाया कि जैसा इस व्यक्ति के बारे में सोचा जा सकता था, जिसके ऊपर ये जुर्म अपराध था कि उसने 60 लाख यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप के अंदर भेजने का काम किया या मारने का काम किया। तो अन्ना अरेंट तो ये मान के चली थी कि जो 60 लाख व्यक्तियों को मार सकता है वो तो कोई दुष्ट किस्म का व्यक्ति होगा, राक्षस किस्म का होगा, दानव प्रवृत्ति वाला होगा। परंतु अन्ना अरेंट ने पाया वो तो एक साधारण आदमी था। मतलब उसके जो वे ऑफ लाइफ था, उसके जो बातचीत करने का तरीका था, बाकी सारे उसके जो एक्सप्रेशन से थे, ऐसा मालूम हो रहा था कि वो एक बहुत ही ये मतलब एक नॉर्मल आदमी है। तो इस पे ये अन्ना अरेंट ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और अन्ना अरेंट ने ये कहा कि जो ईचमैन ने जो भी काम किया बिना सोचे समझे किया है। और क्योंकि वो तो एक अधिकारी था और उसने अन्ना अरेंट ने साथ में ये भी कहा, अन्ना अरेंट उसको उसका पक्ष तो नहीं ले रही है, उसकी वकालत नहीं कर रही, परंतु उसने एक साइकोलॉजिस्ट की तरफ से जो अन्ना अरेंट ने कहा कि आज की मॉडर्नाइजेशन लाइफ के अंदर क्या है, हम एक इकोनॉमिक रिड्यूस रह गया, सिर्फ जो मनुष्य वो आर्थिक अपनी आर्थिकी तक ही सीमित रह गया, क्योंकि उसका सिर्फ समाज के बारे में नहीं सोच पा रहा, वो सिर्फ अपने बारे में सोच पा रहा है। अपनी उसकी आर्थिकी कैसे वो ज़्यादा गेन करेगा, अपने परिवार कैसे चला जा सकता है, जो कि वो सिर्फ लेबर के ऊपर वर्क के ऊपर ही ध्यान दे पा रहा है। और जो उसका सर्वोच्च कार्य है जिसको अन्ना अरेंट एक्शन कह रही है, एक्शन पे वो ध्यान नहीं दे रहा है। एक्शन का मतलब होता है जब हम समाज के अंदर जाते हैं और समाज के लोगों से वार्तालाप करके कलेक्टिव रूप से किसी कलेक्टिव डिसीजंस के ऊपर पहुंचते हैं। अन्ना अरेंट कह रहा है कि वे व्यक्तियों की क्या है, सर्वोच्च एक्शन है। अन्ना अरेंट कह रही है कि ईचमैन जिसकी 60 लाख व्यक्तियों की मृत्यु के अंदर भागीदारी रही हो और बाद में 1961 के अंदर उसको हैंग भी किया गया था ईचमैन, और ईचमैन के ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए गए और टेस्ट के जो साइकोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने सबने ही अपनी रिपोर्ट के अंदर ये कहा कि वो कोई बहुत ही दुष्ट आदमी था, जिसने मतलब उसका नाम लिए, ईचमैन का नाम लिए हुए उसने ऐसा साइकोलॉजिस्ट ने कहा। अन्ना अरेंट ने ईचमैन के लिए एक टर्म दी थी, इस टर्म का नाम है कॉग्निटिव इन इनएबिलिटी। कॉग्निटिव इन एबिलिटी, कॉग्निटिव इन कॉग्निटिव इन एन एबिलिटी का मतलब होता है कि सोचे समझे अपने अधिकारी के आदेशों का पालन करना। कि जो ईचमैन ने जो काम किए उसने बिना सोचे समझे अपने अधिकारियों की आदेश लिया, क्योंकि वो नाजी सेना के अंदर एक सैनिक के रूप में काम कर रहा था। और एडोल्फ हिटलर ने क्या है, उस व्यक्ति को जो ईचमैन को क्या है इस कार्य के लिए अपॉइंट किया था, और जिस कारण क्या है अपॉइंट किया था और उसने 1933 से 1945 के बीच अपना कार्य किया। उसको खुद ये मालूम नहीं था कि जो वो कार्य कर रहा है वो मानवता के लिए कितना बड़ा घिनौना अपराध है। वो इसके बारे में नहीं सोच रहा था, उसने क्या बिना सोचे समझे क्या है अपना काम करना शुरू कर दिया। अन्ना अरेंट यही कह रही है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर या मॉडर्नाइजेशन लाइफ के अंदर अन्ना अरेंट तो एक नव उदारवादी विचारक है। अन्ना अरेंट ये कह रही है कि आज के समय के अंदर क्या है, जो मनुष्य का जो जीवन है वो सिर्फ इकोनॉमिक फील्ड तक और उसके लेबर और वर्क तक ही सीमित रह गया है। वो उसकी जो सर्वोच्च अवस्था है जो उसे
बैड एंड गुड के बारे में रियलाइज होना, जो वो अवस्था है, एक्शन वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, जिससे उसकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम हो रही, वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्टेड ही बनता जा रहा है, जो कि किसी भी मानवता के लिए क्या है, बहुत हानिकारक है। हालांकि बहुत सारे विचारकों ने बाद में अन्ना अरेंट की इस आधार पे आलोचना भी की कि जो अन्ना अरेंट ने ईचमैन का जो पक्ष लेने की कोशिश की, या एक तरफ से ईचमैन को दोषों से मुक्त करने के लिए रिपोर्ट लिखी, परंतु फिर भी अन्ना अरेंट का कभी ये मकसद नहीं रहा कि ईचमैन को उसके पापों से या अपराध से उसको मुक्ति दिलाना, परंतु अन्ना अरेंट ने एक पॉलिटिकल थिंकर्स के, एक साइकोलॉजिस्ट की तरफ से, या एक जो अन्ना अरेंट थी स्वच्छतंत्रवादी एक लेखक थे, उसके बारे में सोचना आरंभ किया कि जो एक जो साधारण व्यक्ति है आज की मॉडर्नाइजेशन लाइफ के अंदर, जहाँ पे कंपटीशन इतना है कि व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, ऐसी परिस्थिति में जो एक साधारण व्यक्ति है इतना बड़ा इविल बन सकता है, जिसे वो बेनिलिटी ऑफ इविल्स का नाम दे रही है। तो दोस्तों, अन्ना अरेंट का जो ईचमैन के बारे में एक रिपोर्ट थी, जो आपकी हिटलर 1933 से 1945, जो जर्मनी के अंदर एक ईचमैन नाम का व्यक्ति जिस कार्य के लिए यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप के अंदर भेजने के लिए अपॉइंट किया गया था, उसके बारे में हमने आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा की। आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होंगी और परीक्षा के लिहाज से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये रहने वाली है। थैंक यू।